नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जियोलॉजी लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे एसोसिएटेड कौन कौन सी थ्योरीज हैं हम लोग ब्रीफली उनके बारे में बात करेंगे और कुछ एक थ्योरीज का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड दो टाइप की थ्योरीज प्रिवेलेंट हैं। कौन कौन सी? पहली तो एक हमारी है इवोल्यूशनरी थ्योरी और दूसरी हमारी कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी हमारी यह बताती है कि प्लैनेट जो थे वो उसी समय बने थे जबकि सन हमारा इवॉल्व हो रहा था। ऐसा नहीं था कि पहले सन हमारा बन गया उसके बाद उससे प्लैनेट इवॉल्व हुए। और जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है ये इसकी ऑपोजिट बात बोलती है। ऑपोजिट बात ये बोलती है कि सन या फिर और भी स्टार्स जो थे वो पहले बन गए थे, उसके बाद कुछ कारणों से दो स्टार्स का कोलिजन हुआ या फिर दो स्टार्स एक दूसरे के बहुत आसपास आ गए, तो इसके वजह से डिसरप्शन हुआ और हमारे प्लैनेट्स बने थे। ठीक है, तो जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसका एग्जांपल हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है और जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है उसका एग्जांपल हमारा टाइडल हाइपोथेसिस है। तो चलिए बारी बारी से हम इन हाइपोथेसिस को देखते हैं। दोस्तों, प्लैनेट्स के इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस को प्रपोज किए गए थे। ठीक है, जिसमें से कुछ कॉमन है तो बहुत सारे, लेकिन जो मेजर मेजर के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस था, उसके बाद हमारा प्लैनेट साइमल हाइपोथेसिस आया, फिर गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस आया, उसके बाद बाइनरी स्टार थ्योरी आई, उसके बाद हमारा गैस डस्ट क्लाउड आया और भी बहुत सारे जो हाइपोथेसिस आते रहे। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने अर्थ के ओरिजिन या और भी जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके ओरिजिन को समझने की कोशिश की थी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस की, बाकी को मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस की। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस है वो हमारा एक इवोल्यूशनरी थ्योरी है या इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस है। मतलब कि सन और प्लैनेट सभी एक साथ इवॉल्व हुए थे, कोई सेपरेट फेज में नहीं हुए थे। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं। ये जो थ्योरी है या ये जो हाइपोथेसिस है वो कांट और लाप्लास ने इसको प्रपोज किया था। कांट ने 1755 में इस पर काम किया था और लाप्लास ने 1796 में इसको रिवाइज किया था। तो अब यह हाइपोथेसिस कहती क्या है? तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि सन और जो भी प्लैनेट्स थे वो सभी एक नेबुला से बने हुए थे। और ये नेबुला क्या था? ये क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस था और इसका शेप कैसा था? ये एक डिस्क शेप था। ठीक है, और ये शुरुआत में धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा ए है, ए वाला रीजन ये हमारा नेबुला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेड कलर इसके ब्राइटनेस और इसके टेम्परेचर को दिखा रहा है। क्या हुआ कि जैसे जैसे ये हमारा नेबुला रोटेट हो रहा था उसके बाद क्या हुआ कि रेडिएशन की वजह से इसने हीट लॉस किया, तो धीरे धीरे ये कूल होता चला गया। अब जब कूल होता गया तो क्या हुआ कि इसकी साइज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट होती गई। अब साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होती गई तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये कूल होने के साथ साथ रोटेट भी कर रहा था। और जब इसकी साइज़ छोटी हो गई तो ये क्या हो गया कि इसका रोटेशन स्पीड बढ़ गया एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, तो जब उसकी साइज़ कम होगी तो वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए उसकी रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यही चीज़ हो रहा था हमारे गैसेस के साथ। अब क्या हुआ कि जब इसकी रोटेशन स्पीड बढ़ गई तो इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया, धीरे धीरे वो इक्वेटोरियल जोन में काम करना शुरू किया, उसके बाद वो बढ़ गया और इससे क्या हुआ कि बल्जिंग ऑफ नेबुला हुआ। ठीक, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चूँकि रोटेशन बढ़ता जा रहा था, रोटेशन की स्पीड बढ़ रही थी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सीड कर गया। और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ कि जो डिस्क थे उसमें से रिंग्स सेपरेट आउट हो गए। और यही प्रोसेस कई बार रिपीट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि कई सारे रिंग्स निकल कर चले आए और बाद में यही सारे रिंग्स जो थे वो प्लैनेट्स में कंसोलिडेट हो गए और जो सेंट्रल मास था वो हमारा सन बन गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है नेबुलर हाइपोथेसिस का। सो दोस्तों, नेबुलर हाइपोथेसिस के कुछ डिफेक्ट्स भी थे जिन चीज़ों को ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दी गई थी। जैसे कि जो सोलर मास और उस सोलर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं थे या फिर ऑपोजिट टाइप के बिहेव कर रहे थे। जैसे कि जो हमारा सन है उसका सोलर सिस्टम में मास 99% से ज़्यादा है, लेकिन ये केवल 2% के लगभग ही एंगुलर मोमेंटम इसमें होता है। ठीक है, तो जब हमारा मास जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है या क्यों नहीं होता, ये चीज़, यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इस वजह से डिस्कार्ड कर दी गई।
और दूसरे बहुत से साइंटिस्ट इस बात पर भी डिबेट करते हैं कि रिंग्स से क्या इतने मासेज निकले थे कि जो कि फॉर्म होकर पूरा का पूरा प्लेनेट बना देंगे, क्योंकि प्लेनेट्स का साइज़ आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ह्यूज होता है। और गैसियस मास में वो लोग, उन डिबेट करने वाले साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, इतना मास नहीं था कि ये जाके कंसोलिडेट होके ये रिंग्स जो है वो प्लेनेट बना दे। तो ये हमारे मेजर ड्रॉबैक्स थे जिसको कांट और लाप्लास नहीं उस समय आंसर दे पाए, तो जिसका जवाब आगे की थ्योरी में मिलेगा। और दोस्तों बाकी की थ्योरीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, हमारे इस एफ़र्ट को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा ऑसम वीडियोज़ देने के लिए। धन्यवाद।